चुनाव, आप जानते हैं, सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये तो शासन का विज्ञान है। हम एक विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक ताने बाने को परत दर परत समझने जा रहे हैं, ये देखने के लिए कि कैसे डेटा और रणनीति मिलकर लोगों की आवाज को एक जनादेश में बदलते हैं। ये कहानी है कोकराझार ईस्ट की। असम के बोडोलैंड क्षेत्र में बसा कोकराझार ईस्ट महज एक चुनावी नक्शा नहीं है। ये एक ऐसी जमीन है जहां की राजनीति, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी उम्मीदों से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है, और इसे समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। और देखिए, यही हमारा सबसे बड़ा सिद्धांत है। इसका मतलब ये है कि हर एक वोट एक कहानी कहता है और हर नतीजा एक पैटर्न को उजागर करता है। हमारा काम उन पैटर्न्स को पकड़ना है ताकि शासन लोगों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सके, अंदाजे से नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर। तो इस विश्लेषण में हम एक सफर पर निकलेंगे। हम कोकराझार ईस्ट की जमीनी हकीकत से शुरू करेंगे, फिर 30 साल के चुनावी डेटा की कहानी में गोता लगाएंगे। हम ये समझेंगे कि वहां एक राजनीतिक शून्य, एक वॉइड क्यों और कैसे पैदा हुआ, और फिर हम विश्वास को दोबारा बनाने के लिए एक ठोस रणनीति और सैद्धांतिक शासन के रास्ते पर बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, कोकराझार ईस्ट की जमीन को समझना। यहाँ के लोग कौन हैं और उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। देखिए, किसी भी सफल रणनीति की जो नींव होती है ना, वो जमीनी हकीकत की गहरी और ईमानदार समझ पर ही टिकी होती है। इसके बिना सब कुछ खोखला है। यहाँ की आबादी को देखिए, लगभग 45% आबादी अनुसूचित जनजाति की है, जिसमें मुख्य रूप से बोडो समुदाय का दबदबा है। ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस क्षेत्र की राजनीतिक धुरी है। यहाँ की पूरी राजनीति आदिवासी पहचान, स्वायत्ता और विकास की आकांक्षाओं के इर्द गिर्द घूमती है। और जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 82.4%। ये 2021 के चुनाव में हुआ मतदान था। ये कोई आम बात नहीं है। ये दिखाता है कि यहाँ के लोग चुप नहीं रहते, वो अपनी आवाज का इस्तेमाल करते हैं, और जब करते हैं तो बैलेट बॉक्स पर पूरी ताकत से करते हैं। अब हम दूसरे हिस्से पर आते हैं, 30 साल की डेटा कहानी। कहते हैं नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, और यहां वो हमें एक राजनीतिक ताकत के पतन की एक हैरान करने वाली कहानी बताते हैं कि कैसे दशकों में एक मजबूत पकड़ पूरी तरह से गायब हो गई। ये डेटा अपने आप में एक पूरी कहानी बयां कर रहा है। 1991 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वोट शेयर लगभग 14% था। 2001 तक ये लगभग स्थिर रहा, लेकिन फिर एक बहुत बड़ी गिरावट आई। 2011 तक ये सिर्फ 4% पर आ गया, और 2021 तक जीरो। वो मैदान में ही नहीं थे। ये सिर्फ वोटों का घटना नहीं है, ये लोगों के विश्वास का टूटना है। और फिर 2021 में एक निर्णायक मोड़ आया। प्रमिला रानी ब्रह्मा, जो 30 सालों से इस सीट पर काबिज थीं, वो हार गईं। ये सिर्फ एक उम्मीदवार की हार नहीं थी, ये वोटर्स की तरफ से एक बहुत ही साफ संदेश था। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वे अब बदलाव के लिए तैयार हैं। जो जैसा चल रहा है वो अब उन्हें मंजूर नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ये राजनीतिक शून्य, ये पॉलिटिकल वॉइड आखिर पैदा क्यों हुआ? एक राजनीतिक ताकत जो कभी यहां मौजूद थी, वो एकदम से गायब क्यों हो गई? चलिए अब हम इस शून्य के कारणों का विश्लेषण करते हैं। यह विश्लेषण हमें अंदर की कमियों को दिखाता है। एक तरफ पार्टी के पास विरासत है, एक ऐतिहासिक पहचान है, लेकिन दूसरी तरफ कमजोरियां बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं। 1983 के बाद से कोई स्थानीय विधायक नहीं, जमीनी संगठन लगभग खत्म हो चुका है, और सबसे बड़ी बात, 2016 और 2021 में कोई उम्मीदवार ही नहीं उतारा गया। सीधी सी बात है, जब आप मैदान में उतरेंगे ही नहीं तो आप जीत की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? और ये शून्य सिर्फ संगठनात्मक विफलता से नहीं बना, ये लोगों की असली समस्याओं को हल करने में विफलता से बना है। युवाओं की बेरोजगारी, खराब सड़कें, इन मुद्दों पर लोगों की शिकायतों की जो तीव्रता है वो उच्च है। ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी गरिमा से जुड़ा सच है। एक नागरिक के रूप में सूचित होकर अपनी बात रखना एक संवैधानिक मूल्य है, और यहाँ के लोग बस यही कर रहे थे। यहाँ शिकायतों की पूरी लिस्ट है। खराब बुनियादी ढांचा, रोजगार की कमी, बोडोलैंड शांति समझौते के फायदों में देरी और अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं। जब शासन इन बुनियादी मुद्दों को हल करने में बार बार नाकाम होता है तो वोटर्स का भरोसा टूट जाता है, और यही वो खाली जगह है जिसे एक नई राजनीतिक ताकत भर सकती है। तो इस शून्य को कैसे भरा जाए? विश्वास का पुनर्निर्माण कैसे हो? इसके लिए एक व्यापक और एक साथ काम करने वाली रणनीति की जरूरत है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं, यानी रणनीति के 4 स्तंभ जो मिलकर काम करते हैं।
ये 4 स्तंभ हैं: चुनावी रणनीति, संगठनात्मक पुनर्निर्माण, एक असरदार कहानी गणना और संसाधनों का सही प्रबंधन। ये अलग अलग नहीं हैं, ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। एक मजबूत संगठन के बिना सबसे अच्छी चुनावी रणनीति भी फेल हो जाएगी, और एक आकर्षक कहानी के बिना आप लोगों को संगठित नहीं कर सकते। हर स्तंभ दूसरे को मजबूती देता है। और इस पूरी रणनीति के केंद्र में होना चाहिए एक आदर्श उम्मीदवार, कोई ऐसा व्यक्ति जो स्थानीय हो, आदिवासी समुदाय से हो, बोडो भाषा अच्छी तरह बोलता हो और जिसका सामाजिक सेवा का एक साफ सुथरा रिकॉर्ड हो। प्रामाणिकता और स्थानीय जुड़ाव सबसे जरूरी हैं। वोटर्स को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उनकी भाषा बोलता हो और उनकी समस्याओं को सच में समझता हो। अब हम रणनीति से एक ठोस, समय पर आधारित योजना की ओर बढ़ते हैं। ये सिर्फ विचार नहीं है, ये एक जनादेश का ब्लूप्रिंट है, एक 90 दिवसीय एक्शन प्लान जो दिखाता है कि सिद्धांत को जमीन पर कैसे उतारा जाता है। ये योजना चुनाव से 90 दिन पहले शुरू होती है और धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती जाती है। पहले 30 दिन नींव रखने के लिए हैं, संगठन और योजना। अगले 30 दिन जमीनी लामबंदी के लिए, फिर सार्वजनिक अभियान शुरू होता है जो आखिरी हफ्ते में अपने चरम पर पहुंचता है, और अंत में फैसले का दिन। हर चरण का एक साफ लक्ष्य होता है। आज के दौर में जमीनी काम के साथ साथ एक स्मार्ट डिजिटल रणनीति भी उतनी ही जरूरी है, जैसे व्हाट्सएप पॉड्स के जरिए गांव स्तर पर सही जानकारी पहुंचाना, युवाओं तक पहुंचने के लिए स्थानीय भाषाओं में इंस्टाग्राम रील्स, गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए एक फैक्ट काउंटर, और शांति आरु विकास जैसे स्थानीय नारे। हाँ, यहां यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि लोगों की गोपनीयता का सम्मान किया जाए। भारत के डेटा संरक्षण कानूनों के तहत हर संचार सहमति पर आधारित होना चाहिए। यह सिर्फ कानूनी अनिवार्यता नहीं, बल्कि विश्वास बनाने का एक तरीका भी है। लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि एक चुनावी रणनीति का अंतिम लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं होता। इसका असली लक्ष्य है एक प्रभावी और जवाबदेह शासन प्रदान करना। जीत तो सिर्फ एक शुरुआत है, अंत नहीं। असली जीत मतदान के दिन नहीं होती, बल्कि उसके बाद के 5 सालों के शासन में होती है। डेटा पर आधारित चुनाव सिर्फ एक साधन है, मंजिल नहीं। अंतिम लक्ष्य उन सड़कों का निर्माण करना है, उन नौकरियों को पैदा करना है और उन वादों को पूरा करना है जिनकी कमी ने लोगों को बदलाव के लिए मजबूर किया। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। उच्च मतदाता जुड़ाव के इस दौर में राजनीतिक व्यवस्थाएं आखिर कैसे विकसित हो सकती हैं ताकि वो वास्तव में लोगों की इच्छा को दर्शा सकें। कोकराझार ईस्ट की कहानी हमें दिखाती है कि जब लोग बोलते हैं तो व्यवस्था को सुनना ही पड़ता है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose beyond politics.